Hello everyone, welcome back to CLAT PG by Law Prep Tutorial. So in the previous video we had discussed the various benefits and perks of clearing the CLAT PG exam. Okay, हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है this exam is one of the shortest as well as the surest method if you prepare diligently and if you are true to yourself, then it can get you a government job with ease. उसमें जो है सबसे कम मेहनत लगेगी और सबसे आसानी से जो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब जो है वो आराम से मिल जाएगी. दैट इज थ्रू क्लैट पीएसयू. बिसाइड्स दैट वी हैड आल्सो डिस्कस दैट कि यू कैन आल्सो गेट एंट्री इनटू जैक, दैट इज जज एडवोकेट जनरल, just by appearing for the CLAT PG exam. They only demand your CLAT score while appearing for SSB, that is Services Selection Board, through JAG, and then you get to become an army officer or a navy officer depending upon which branch you choose for yourself. Okay, and that is also a very prestigious job and in one of the most prestigious institutions of our country, that is the army or the navy. Besides that, we had also discussed that कि आप उसमें कैसे जो है अपना एकेडमिक्स अच्छा कर सकते हैं. उसमें जो है अगर आप उसके बाद जैसे क्लैट पीजी करने के बाद इफ़ यू आर परसिंग योर LLM एंड आफ्टर क्लियरिंग योर LLM you go for PhD or research, then you can also appear for then you can also appear for NET JRF exams, and if you clear JRF then the government pays you a scholarship of roughly around 30 to 35 lakhs in 5 years. And after completing your PhD or before even before completing your PhD, if you have cleared the NET JRF exam, then you can become assistant professor, and assistant professor is the highest grade pay, that is 6000 grade pay. उनकी सैलरी जो है 6000 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है और वो हाईएस्ट है. मतलब IAS ऑफिसर्स या फिर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी भी ग्रेड पे 6000 नहीं होती है, ठीक है, जितनी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है. अब वो हम लोगों ने देख लिया कि उसके पर्क्स क्या हैं. वी हैव सीन द पर्क्स, वी हैव सीन द बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग क्लैट पीजी एग्जाम. बट कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए जो मेन चीज़ ज़रूरी है, वो सबसे चीज़ ज़रूरी है, मतलब कोई भी अगर आप स्टेप लेते हो या कोई भी आप टारगेट रखते हो, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पहला स्टेप क्या लेना है. तो पहला स्टेप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए होता है उसका सिलेबस जानना, क्योंकि जब तक सिलेबस ही नहीं पता होगा हम लोग जो है अंधेरे में तीर मार रहे होंगे. तो अंधेरे में तीर मारेंगे तो बाई लक कभी लग सकता है, लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि वो तीर जो है टारगेट को चूक जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है. अब सिलेबस जो है, हम लोग सिलेबस को एक्सेस करने के लिए, सिलेबस जानने के लिए वी आर ऑन कंसोर्शियम ऑफ एनाल्यूज वेबसाइट. अब जो सिलेबस है, जैसे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिलेबस क्लियरली आपको डिफाइंड होता है, क्लियर कट, सेपरेटेड, बाइफर्केटेड, एक तरीके से उसमें किसी भी तरीके का जो है ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, उसमें क्लियर कट डिफाइंड होता है कि सिलेबस ये है तो यही है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा. लेकिन क्लैट का जो एग्ज़ाम है, वेदर इट इज़ UG और वेदर इट इज़ PG, थोड़ा सा जो उसका सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. उसमें कोई ये क्लियर कट डिफाइंड या फिर फिक्स्ड बाउंड्रीज में आप उसको जो है कन्फाइन नहीं कर सकते कि यही सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है. मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया था कि हाँ ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक में से हम आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. ये टॉपिक हम लोगों ने आपको दिया है, इससे हम आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो एक बार इसका देख लेते हैं हम सिलेबस और पेपर कैसा है. अब क्लैट अभी तक जो है क्लैट 2026 जो कि इस साल होना है इन द ईयर 2025, जैसे आपको पता होगा कि एक साल जो है वो आगे चलता है. तो ये क्लैट PG 2025 का है जो पिछले साल का है. तो क्लैट PG 2026 का जो सिलेबस है विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन. ठीक है, तो वी आर ऑन क्लैट PG वेबसाइट. लेट्स रीड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ओवरव्यू. पेपर पैटर्न कैसा होगा? पेपर पैटर्न जो है उसमें होगा, ये है सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जाम. तो स्कीम क्या है? फर्स्ट, it is a comprehension based exam. ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर तो होता ही है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता. वन वर्ड आंसर्स होंगे या 1 लाइन क्वेश्चंस होंगे और उनका जो है फिर आंसर हमें देने होंगे. लेकिन क्लैट PG का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा अलग होता है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज होता है. कैसे? जैसे मान लो कि हमें आर्टिकल 14 की बात करनी है, तो आर्टिकल 14 पे आपको कोई आर्टिकल दे दिया जाएगा. ठीक है, एक आर्टिकल दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया, और उसके बेसिस पे उस पैसेज से डिराइव्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. अब उससे डिराइव्ड मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 का आपको पैसेज दे दिया, उसमें बता दिया कि आर्टिकल 14 में क्या है,
आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फिर उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, किस किस पे लगता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसके एक्सेप्शन क्या है, ये सब बता दिया। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बता दिए। फिर आपको जो है बता दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14 के लिए टेस्ट कौन सा होगा, तो टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब ये सब आपको बता दिया पैसेज में या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो था। अब क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे कि अब ये आपको सिचुएशन दे देंगे और फिर उसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन लगा के ये बताना पड़ेगा कि वेदर इट वायलेट्स आर्टिकल 14 और नॉट। या फिर आपको जो है कोई केस दे देंगे, जैसे मान लो कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के ही फैक्ट्स दे दिए और फिर आपको डिसाइड करने के लिए बोला कि इसमें आप क्या होगा वो बताना है। या फिर जो है आपको ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला ईपी रोयप्पा वाला केस बता दिया कि आर्बिट्रेरियसनेस और आर्टिकल 14 का क्या रिलेशन है वो बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे उस पैसेज के बाद में। ठीक है, सिंपल ये है। मार्किंग स्कीम क्या है, सबसे पहले तो टाइमिंग है 120 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स का पेपर होगा यानी 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग स्कीम होगी, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, एक क्वेश्चन करोगे सही तो मिलेगा 1 नंबर, अगर गलत हो गया तो 1.25 जो है डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब जो मेन चीज़ आती है वो सिलेबस ये वाला पोर्शन है। अब अगर हम ये पढ़ते हैं, वी विल रीड इट। इट सेज द पेपर विल बी बेस्ड ऑन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब जो आपने बी एल की है या बी LLB की है या सिंपल LLB भी की है, अपने ग्रेजुएशन के बाद सिंपल आपने LLB भी की है, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, CRPC हो, CPC हो, या फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट हो, या फिर इंश्योरेंस के लॉज हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉज हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, जितने भी लॉज आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ते हो उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बता रखा है। जो भी हम लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़े हैं उन सब लॉज में से कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है और उसके ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जा सकता है और फिर उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक मेजर पोर्शन बनाता है क्लैट पीजी एग्जाम का। अगर आपको क्लैट पीजी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो यू मस्ट बी थोरो विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में भी थोरो किससे होना है, जो मेजोरिटी पोर्शन है वो है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 51A, यानी कि फंडामेंटल राइट से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं पार्ट से होता है, तो क्वेश्चन भी इन्हीं पार्ट से बनेंगे। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कैसे प्रिपेयर करना है, सिंपल है कि आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत थरोली पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज थरोली पढ़नी है और DPSP थरोली पढ़नी है। इसमें भी मेजोरिटी जो पोर्शन है जो थरोली पढ़ने की जरूरत है वो है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ऐसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है, टू बी फ्रैंक, कि अगर हम जो है ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा हमें जो है कि वो मोनोटोनस लगता है। ठीक है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेक्शन कह लो जिसमें क्लैट पीजी में एक अच्छा खासा जो है वेटेज वो कैरी करता है। तो क्लैट पीजी के लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग जो है थ्योरीज है, जैसे कि सैलमंड ने क्या कहा, या फिर जो है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन कौन सी है। फिर इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लॉ उसमें पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, डी फैक्टो क्या होता है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होती है, डी जॉन रिकॉग्निशन क्या होती है, इनके बेसिस पे। या फिर जो है अलग अलग थ्योरीज जो है रिकॉग्निशन की वो पूछी जा सकती है। अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग लीगल थिंकर्स ने जो है क्या क्या कहा था, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, मतलब इनके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस जो है आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपने स्कूल्स पढ़ ली, आपने स्कूल्स के जो फिलोसोफर्स हैं उनकी थॉट्स पढ़ ली, और थॉट्स पढ़ने के बाद जो अलग अलग केस लॉज में जूरिस्प्रूडेंस को कैसे अप्लाई किया गया है, कैसे उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, कैसे वो केसेस को सॉल्व करने में हेल्प की है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत वाइड टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली जो है
बाकियों के मुकाबले, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के मुकाबले थोड़ा छोटा पोर्शन है, तो वो आराम से कवर हो जाएगा। इसमें डेलीगेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात कर दी गई, तो इनमें से जो है आ सकता है। फिर आता है जो, फिर उसके बाद वाले जो आते हैं वो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सेक्शन नहीं है, बहुत ईजिली हो जाता है, आराम से आप उसको कवर भी कर लोगे, प्लस ये इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, वो आसान है कवर करना। फिर आता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स हम लोग जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो टॉर्ट्स भी बहुत इजी है। वाइकेरियस लायबिलिटी, उनके टॉपिक्स जो है छोटे छोटे हैं और बहुत इजी है। वाइकेरियस लायबिलिटी हो गई, न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, ट्रेसपास हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, ये टॉपिक्स है। अब इन टॉपिक्स को आपको जो है, इसकी अप्रोच जुडिशरी से थोड़ी अलग होती है। क्लैट पीजी की जो अप्रोच होती है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी। जुडिशरी में आपको जो है समझना भी होता है, प्लस सेक्शंस या फिर वो चीज़ें जो है वो लर्न भी करनी पड़ती है, ठीक है, वो याद रखनी पड़ती है। क्लैट पीजी में आपको जो है पढ़ के उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है, रोड लर्निंग नहीं करनी है उसको, मतलब उस सेक्शंस को याद नहीं रखना है या फिर प्रोविजंस, लॉ की प्रोविजंस को याद नहीं रखना है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि कैसे जो है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी तो आप उस सिचुएशन पे लॉ अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट विल गेट यू थ्रू इन दिस एग्जाम, दैट इज क्लैट पीजी। फिर उसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में सभी फैमिली लॉ आते हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ आ गया, हिंदू लॉ आ गया। हिंदू लॉ में सक्सेशन कैसे होगा, मैरिजेस कैसे होंगी, इनहेरिटेंस कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगी, अडॉप्शन कैसे होगा, गार्जियनशिप कैसे होगी। तो कहने का मतलब है कि हिंदू कोड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में जो है, क्रिमिनल लॉ बता दिया। अब हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें आईपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी पूछा जाएगा, पॉक्सो पूछा जाएगा, जेजे पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग सीआरपीसी, आईपीसी, जेजे एक्ट की, पॉक्सो की, इनकी जो है आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रोड लर्निंग नहीं करनी कि इस सेक्शन में क्या था, उस सेक्शन में क्या था, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपको पैसेज जो है वो दिया गया होगा, उसी से इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर कहने का मतलब ये है कि जो पैसेज अगर आपको दिया है उस टॉपिक की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम जुवेनाइल्स की बात करें, मान लो कि आपको एक सिचुएशन दे दी जिसमें बोला गया है कि एक 17 साल के बच्चे ने जो है हीनियस ऑफेंस किया है, या मान लो कि 15 साल के बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है। अब 15 साल के बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया तो उसको ट्राई कौन करेगा? उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ट्राई करेगा या चिल्ड्रंस कोर्ट ट्राई करेगा? तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने जेजे एक्ट जो है अच्छे से पढ़ रखा है, या फिर जुवेनाइल्स के जो रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो आपको अच्छे से आते हों, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें रोड लर्निंग नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है और कैसे आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी लॉ। फिर कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ थोड़ा सा ब्रॉड है। कंपनी लॉ में क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 आएगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 में मोर देन 400 सेक्शंस हैं, लेकिन सभी 400 सेक्शंस में से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ मेजर पोर्शन है, मेजर टॉपिक्स है, जैसे कि CSR हो गया, कंपनीज कितने टाइप की होती है, कंपनीज का वाइंडिंग अप कैसे होता है, कंपनीज जो है कंपनीज का मर्जर एक्विजिशन कैसे होता है। ये जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये अगर आप इनको पढ़ लो तो जनरली क्वेश्चंस भी इन्हीं से बनते हैं, और ये जो है एक बार आपने पढ़ लिए तो वो ईजी भी होते हैं, ठीक है। इवन इफ यू प्रिपेयर और इवन इफ यू स्टार्ट नाउ, देयर आर great chances, there are significant chances of you clearing the CLAT PG exam and getting your desired whatever you, with whatever aim or objective you are giving the CLAT PG exams, that will be achieved even if you start now. Okay, next is public international law. अब public international law बहुत easy है। इसमें जो है बाउंड्रीज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट का बताया गया है कि जो हम जैसे कोई भी लैंड बाउंड्री है उसके बियॉन्ड जब वाटर बॉडीज आ जाती है, तो वाटर बॉडीज में जो है कौन सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक आपकी बाउंड्री रहेगी या फिर उसके बियॉन्ड रहेगी, कैसे रहेंगी, उसके रिगार्डिंग केस लॉज है। फिर जो रेफ्यूजीज़ हैं कि कोई भी पर्सन है वो रेफ्यूजी कब होगा कब नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग है। और उसके बाद जो है रिकग्निशन का हम लोगों ने देखा ही था कि डी फैक्टो रिकग्निशन कैसे होगा, डी जो रिकग्निशन कैसे होगा, लीगल पर्सनैलिटीज़ क्या होती है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहने का मतलब है कि बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। फिर आता है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में साफ बताने रखा है कि टैक्स लॉ कौन सा टैक्स लॉ, तो टैक्स लॉ कोई भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये भी जो टॉपिक्स हैं ये दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही कम एरियाज होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्लैट पीजी को क्रैक करने का तरीका क्या है कि एक बार आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, मोटे मोटे तौर पे टॉपिक्स पढ़ लिए,
मुझे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेजर पार्ट क्या है, मुझे ये पता चलेगा कि क्रिमिनल लॉ का मेजॉरिटी पार्ट क्या है, मतलब जिनमें से पैसेजेस आ सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ट्रिकी टॉपिक्स मान लो कि फॉर एग्जांपल बेल की बात कर ले, अरेस्ट की बात कर ले, या फिर जो है एफआईआर के रिगार्डिंग बात कर ले, या फिर जो है कन्फेशन के रिगार्डिंग बात कर लें। तो ये मेजर टॉपिक्स है। अगर आपने इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली, इनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो कोई भी कैसा भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक, उसका आप सॉल्व कर सकते हो। अब वो चीज़ कैसे बढ़ेगी, वो चीज़ बढ़ेगी व्हेन यू सॉल्व मोर एंड मोर मॉक्स। जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो जो पैटर्न होता है, एक तरीका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है कि आपको एग्जामिनर एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है, आपसे एग्जामिनर एग्जैक्टली चाहता क्या है, वो एक बार पकड़ लोगे तो आपको जो है एग्जाम क्लियर करने में बहुत आसानी रहेगी। और वो चीज़ पकड़ी कैसे जाएगी, वो चीज़ पकड़ी जाएगी व्हेन यू गिव मोर एंड मोर मॉक्स। जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन या फिर ये जो चीज़ है वो क्लियर होती जाएगी और आप आराम से जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। ओके, और जैसे कि इसमें बाद में बता रखा है कि क्या चीज़ ज़रूरी, मतलब कैसा पोर्शन होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। In this section of CLAT PG 2025, you will be provided extracts from primary legal materials such as important court decision in various fields। जैसे कि मान लो कि केशवानंदा भारती केस पे पूछ लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पे आपको जो है फिर केशवानंदा भारती केस दे दिया, या फिर उसके रिगार्डिंग जो है राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाला केस दे दिया, या फिर मिनर्वा मिल्स वाला केस दे दिया। तो कहने का मतलब है कि वैसे जजमेंट्स आपके जजमेंट्स के एक्सेप्ट्स आ सकते हैं, या फिर जजमेंट्स के ऊपर जो है आर्टिकल्स आ सकते हैं, या फिर जो है स्टैट्यूट्स के बारे में दे दिया कि नया जो कोई लॉ निकला है उसके ऊपर जो है आपको एक पैसेज दे दिया गया, या फिर रेगुलेशंस के रिगार्डिंग उसके ऊपर पैसेज आ गया। ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट द। अब इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप वो पैसेज पढ़ पा रहे हो, पैसेज पढ़ के जो है समझ पा रहे हो कि इशू एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, और फिर जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स जो है उनको समझ पा रहे हो, और व्यू पॉइंट्स जो कि उसमें डिस्कस किए गए हैं उस पैसेज में उनको भी आप जो है पढ़ के समझ पा रहे हो कि कैसे ये अप्लाई किए जा रहे हैं, कैसे ये जो चीज़ इसमें हो रही है। पहली चीज़ ये है, ठीक है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया पैसेज कहना क्या चाह रहा है, पैसेज में अलग अलग पार्टीज जो हैं वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, वो आपने अगर समझ लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अवेयरनेस ऑफ द इशू डिस्कस्ड इन द पैसेज। कि इस चीज़ पे जैसे मान लो कि आ गया होमोसेक्सुअल यूनियन पे, तो अब होमोसेक्सुअल यूनियन या फिर जो है जो LGBTQ से रिगार्डिंग जो इशू है उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इससे ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, जब आप इनके ऊपर ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे, जितना ज़्यादा मटेरियल पढ़ोगे उससे ज़्यादा फायदा होगा, जितने ज़्यादा मार्क्स दोगे उतने ज़्यादा जो है उससे भी नॉलेज बढ़ेगी, उससे भी फायदा होगा। प्लस आपको लीगल करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है कि अभी न्यूज़ में चल क्या रहा है, अभी कौन से बर्निंग इश्यूज़ है, अभी कौन से बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज ऑफ लीगल इश्यूज एंड फैक्ट रिलेटेड टू एन अराइजिंग आउट ऑफ द पैसेज एंड द जजमेंट और द स्टैट्यूज फ्रॉम विच इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। मान लो कि पैसेज आ गया शंकरी प्रसाद वाले केस पे। अब शंकरी प्रसाद में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो आपको पैसेज तो दे दिया शंकरी प्रसाद के ऊपर, लेकिन आपसे पूछ लिया फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर, जिसमें जो कि केशवानंदा भारती केस में आया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको पता है कि नहीं पता है कि शंकरी प्रसाद का बाद में जो है कनेक्शन कैसे केशवानंदा भारती के केस से जो है वो जुड़ा। तो वो चीज़ जो है ज़रूरी है, वो बताता है कि आपको लॉ की अच्छी खासी पकड़, लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है। फिर उसके बाद समराइज द पैसेज, कि आप पूरा पैसेज पढ़ के उसको समराइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो। अब कोई भी चीज़ को आप समराइज कैसे करोगे, जैसे मान लो कि मैंने 10 पेज पढ़े, अब मुझे कोई पूछे कि इसको समराइज करके बताओ, तो समराइज मैं कब कर पाऊंगा, जब मैंने 10 पेजेस पढ़े हैं, उसको मैं समझ पाया हूँ, और फिर वो जो है मैं उसको एक पेज में या 1.5 पेज में 1.5 पेजेस में मैं सामने वाले को वो चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तभी जो है मैं समराइज कर पाऊंगा। समराइज का मतलब कि आप उसको छोटा करके जो है सामने वाले को समझा रहे हो, ठीक है। एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ द फील्ड्स ऑफ लॉ डिस्कस इन द पैसेज, कि जो लॉ की नॉलेज आपको पूछी गई है, जैसे कि अगर हम बात करें CSR की, तो CSR आता है कंपनी लॉ में, तो CSR की आपको नॉलेज है या नहीं है। तो CSR कब होता है, जब कितना टर्नओवर हो, 500 या 1000 करोड़, 500 1000 करोड़ हो, या फिर जो है फिर उसके बाद जो है 3 साल से आप प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट का कितना % जो आपको CSR में देना पड़ेगा। तो ये आपकी नॉलेज है। अब इस नॉलेज को आप रियल लाइफ सिचुएशंस में, जो कि क्वेश्चंस में आपको दी गई होगी, मतलब सिचुएशन दी गई होगी क्वेश्चंस में, उसमें आप अपनी ये नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो देखा जाएगा, ठीक है।
और साथ ही साथ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने आपको ये भी बता दिया कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ही है। प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी 2025, तो प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड ट्राई टू डिसर्न वेरियस इश्यूज डिस्कस्ड इन सच जजमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या क्या हो गए? शंकरी प्रसाद वाला हो गया, सज्जन सिंह वाला हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, IR कोलो केस हो गया, फिर मिनर्वा मिल्स हो गया, फिर SR बोमई केस हो गया, फिर इंदिरा सानी केस हो गया, फिर उसके बाद जो है T देवदासन वाला केस हो गया, फिर MR बालाजी वाला केस हो गया। कहने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ऐसे जजमेंट्स बहुत सारे हैं, करोड़ों में जजमेंट्स हैं, सब जजमेंट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है वो पढ़ना पॉसिबल है, फिजिबल है। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स तो आपको पढ़ने ही है, और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 से 35 होंगे जो जनरली पूछे जाते हैं या उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। 30 से 35 अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप रेस में जो है बहुत ज़्यादा आगे आ जाओगे। ठीक है। सेकंड है रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लॉ के पर्सपेक्टिव से होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 51A। उसके बाद भी है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, आर्टिकल 368 है, या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है वो 12 टू 51A है। ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है कि अगर ये कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी के प्रोविजंस आप नहीं पढ़ो। इमरजेंसी में भी लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, 368 भी ज़रूरी है। ठीक है, वो भी पढ़ना है, लेकिन मेजर फोकस रखना है 12 टू 51A पे। फिर उसके बाद में पर्टिकुलरली दोज दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन रीसेंट जजमेंट्स। रीसेंट जजमेंट्स बता दिया, मतलब आपको लीगल करंट की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अगर एग्जाम हो रहा है दिसंबर 2025 में, तो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक, या फिर एट मोस्ट नवंबर 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आई हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से या फिर अगर हाई कोर्ट से भी, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो, वैसे तो हाई कोर्ट वाले भी, हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली क्लैट पीजी एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो है जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनकी भी नॉलेज आपको जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है। इट वुड ऑल्सो बी यूजफुल टू एंश्योर यू आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल केस लॉ। हिस्टोरिकल केस लॉ जैसे कि केशवानंद भारती केस हो गया, या फिर जो है मिनर्वा मिल्स केस हो गया, या फिर जो है बेरोबरी यूनियन वाला केस हो गया, ये सब हो गया। एंड अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सच प्रोविजंस सो दैट यू हैव मोर कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ सच प्रोविजंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू देम। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें चाहिए एक थोरो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 5 चीज़ें पढ़ी, कोई भी टॉपिक जो है वो मान लो कि 6 चीज़ों से कंप्लीट हो रहा है, आपने 5 पढ़ी बाकी चीज़ें छोड़ दी, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, तब जाके आप जो है यू विल बी एबल टू क्लियर क्लैट पीजी एग्जाम। अब देखने से ये लग रहा होगा कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम टू क्रैक। कैसे? कि आपको एक तो सबसे पहले ये जो टॉपिक्स हैं एक बार इनको गो थ्रू करना है। आपने कॉलेज में पढ़े ही हैं, 5 साल यही चीज़ें पढ़ी है, उसी को एक बार रिफ्रेश करना है। आपने नोट्स भी बनाए होंगे तो उसी को आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश आपने एक बार कर लिया, उसके बाद जो है आपको जितनी ज़्यादा मार्क्स हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स देने। अब मार्क्स आप देते हो तो मार्क्स को फिर उसको एनालाइज भी करना है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती जो है मतलब कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस है। मान लो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के पैसे आते हैं मेरे हमेशा सभी सही होते हैं, या फिर दूसरे जो मान लो कि दूसरे टॉपिक्स आते हैं तो उसमें जैसे मान लो कि जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक्स अगर मैं करता हूँ तो मेरे गलत होते ज़्यादा, तो मुझे ये पता चलेगा कि जूरिस्प्रूडेंस मेरा वीक एरिया है, तो जूरिस्प्रूडेंस में मुझे काम ज़्यादा करना है। ठीक है। तो ये सब हम करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू क्लियर क्लैट पीजी एग्जाम। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव रिपीटेड दिस सेंटेंस बट आई विल अगेन रिपीट इट बिकॉज ये एक सच है कि क्लैट पीजी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है। अगर सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट डालोगे तो इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्स टू क्रैक। और इसके जो बेनिफिट्स हैं दैट आर मतलब इसका जो आउटपुट टू इनपुट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको कम इनपुट पे जो है आउटपुट ज़्यादा इसमें मिल जाता है। So that's all for today. We will meet again in another session and we'll be discussing some further points regarding this exam, that is CLAT PG. So thank you everyone and stay tuned.